हाँ जी, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? मूल दाब के बारे में चल रहा है। मूल दाब के मापन की इकाई के बारे में हमने क्या पढ़ा? मैनोमीटर करता है। पौधे में इसका मान कितना होता है? 2 एटीएम होता है। 2 एटीएम का मतलब क्या होता है? 20 मीटर तक जल ऊपर की ओर खींचे जाना। उनकी बात ध्यान से क्लियर हो गई। अब हमने दो सिद्धांत पढ़ दिए। पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा हमने? पहली थ्योरी कौन सी पढ़ी थी हमने? जैव बल सिद्धांत पढ़ दिया। जैव बल सिद्धांत से उसके बाद में कौन सा पढ़ा हमने? मूल दाब सिद्धांत पढ़ दिया। मूल दाब का अध्ययन किसने किया बेटा? प्रेस्टो ने। शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्टीफन हेल्स ने। किसने बता दिया? तो पहला जैव बल सिद्धांत, दूसरा हमारा आ गया मूल दाब सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपन? तीसरा पढ़ेंगे भौतिक बल दाब सिद्धांत। क्या बोलेंगे बेटा? भौतिक बल दाब सिद्धांत। तीसरा फैक्ट हमारे पास में ये पढ़ा हुआ है। भौतिक बल दाब सिद्धांत के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो? इनके अनुसार रसारोहण केवल भौतिक बलों के कारण होता है। ये क्या बोलता है? कि रस आरोहण की जो प्रक्रिया है उसमें केवल भौतिक बल काम कर रहे हैं, ना कोई जैविक बल लग रहा है, ना कोई मूल दाब लग रहा है। ठीक है बेटा? इनके अनुसार रसारोहण केवल भौतिक बलों के कारण होता है, न कि जीवित कोशिकाओं के द्वारा। मतलब तीन सिद्धांत है, तीनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। तीनों पढ़ेंगे, तीनों के बाद में फिर हम बताएंगे सर्व मान्य सिद्धांत कौन सा था, दुनिया ने किसको माना है। हाँ जी, क्या कहते हैं नंबर 1 पे? वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। ये कौन सा आ गया बेटा? वायुमंडलीय दाब सिद्धांत, जिसको अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोल देते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत कौन है इसके प्रतिपादक? बोहेम। कौन प्रतिपादक है? बोहेम। क्या कहता है ये? पर्ण में बाष्पोत्सर्जन के कारण वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब कम। ये बात सत्य भी है। मूल दाब के द्वारा प्रेशर लगा, पादप में स्थायित्व कितने का हुआ? 2 एटीएम का हुआ। जैसे ही पादपों की पत्तियां बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को बाहर भेजेंगी, पादप में तनाव अपने आप कम होगा। होगा ना? होगा कम। और एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको इसको है। ये एक पादप के अंदर जल भराव की स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? जल भराव की स्थिति है। एक टंकी के अंदर पानी भर रहा है, टंकी भर गई, पानी वहां से डुलना बंद हो गया, नीचे से हमने मोटर बंद कर दी, सप्लाई काट दी। अब जो टंकी में पानी पड़ा हुआ है वो आज के लिए शुद्ध है, लेकिन कल के लिए क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि उस टंकी से लगातार पानी का निकास हो रहा है और इधर से पानी चढ़ रहा है, उधर से निकास हो रहा है, तो अपन इस चीज को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन युक्त जल लगातार उसमें क्या हो रहा है बेटा? प्रवेश कर रहा है। आपके शरीर के अंदर यदि कोई आपके नस, आपके यहां से सप्लाई बंद हो जाए, ब्रेन को ऑक्सीजन युक्त जल, जब ऑक्सीजन युक्त ब्लड जब नहीं पहुंचेगा, तो क्या ब्रेन आपका सक्रिय रूप से काम करेगा? नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रसारोहण केवल भौतिक बलों के कारण होता है, ना कि जीवित कोशिकाओं के द्वारा। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत बोहेम ने दिया। ये क्या बोला? पर्ण में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, अगर ये नीचे से जल आ रहा है तो पत्तियों से जल बाहर जा रहा है। पादप में शीतलता बनी हुई है, पादप में गैसीय विनिमय हो रहा है, पादप के अंदर CO2 और O2 का निकास और एंट्री हो रही है, पादप की समस्त कोशिकाएं स्वस्थ जल को ग्रहण कर रही है। ठीक है? तो पर्ण में वाष्पोत्सर्जन के कारण वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। लेकिन यदि पादप में जल ठहराव की स्थिति आती है तो इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? 2 एटीएम। क्या मिलेगा बेटा? 2 एटीएम के कारण जड़ें रसारोहण करती। जब रसारोहण जड़ें क्यों करेंगी? क्योंकि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पादप में जल एकत्रित हुआ है वो तो पादप से बाहर निकल रहा है, निकल रहा है ना। जब चीजों का लगातार प्रवाह रहेगा, ऑक्सीजन युक्त जल भी जाएगा, जड़ें जो होंगी रसारोहण का काम करेंगी, पादप जो होता है वो सुस्पष्ट और हेल्दी प्रोडक्शन देगा। अगर ऐसा रुक जाए, बाई चांस ये रुक जाए, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत बोहेम कहता है यदि ये सिस्टम रुक जाए तो ना कोई रसारोहण होगा, ना पादपों में वाष्पोत्सर्जन होगा, ना पत्तियों में भोजन बनेगा, ना पत्तियां भोजन बने हुई फ्लोएम फैलाएगा, जाइलम के विपरीत फ्लोएम काम ही नहीं करेगा। तो ये प्रक्रम है किसका? वायुमंडलीय दाब सिद्धांत का। बोहेम ने दिया था। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत एक प्रकार का कैसा सिद्धांत है? भौतिक बल सिद्धांत है। ये जैविक बल सिद्धांत नहीं है, ये मूल दाब सिद्धांत नहीं है। ये कौन सा दाब है? ये भौतिक बल दाब सिद्धांत की श्रेणी में आता है। पहले नंबर पे बोहेम का प्रयोग। बी नंबर पे क्या बोलेंगे? अंतःचूषण सिद्धांत।
ये थ्योरी काफी फेमस हुई। अंतःचूषण सिद्धांत किसने दिया? ये वॉन सेक्स ने, वॉन सेक्स ने दिया था। क्या कहता है ये कहता है जाइलम वाहिका की जो भित्ति होती है, जाइलम वाहिका की जो भित्ति होती है वही क्या काम करती है? अंतःचूषण का कार्य करती है। किसी चीज को सकिंग प्रेशर जो होता है, चूसने का कार्य, ऊपर खींचने का कार्य कौन कर रहा है? जाइलम की वाहिका कर रही है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत आ गया? ये पढ़ चुके हैं आपने इसके बारे में। सॉरी, सी पार्ट में क्या पढ़ेंगे? केशिकात्व सिद्धांत। तुम्हें क्या लगता है तीनों में से कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य होना चाहिए? पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा आपने? वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। दूसरा कौन सा पढ़ा? अंतःचूषण सिद्धांत। तीसरा कौन सा पढ़ा? केशिकात्व सिद्धांत। किसने दिया है बेटा? ये भी बोहेम ने दिया है। बोहेम का दूसरा सिद्धांत कौन सा था? वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। बोहेम द्वारा प्रतिपादित भौतिक जैव बल सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। और दूसरा कौन सा? ये क्या बोलेंगे इसको? केशिकात्व सिद्धांत। ये क्या कहता है? जाइलम वाहिका और वाहिनिका, जाइलम के दो संरचनाएं इस प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, वाहिका भी ले रही है और वाहिनिका भी ले रही है। इसके मुताबिक अब और क्या बताया जाता है? केशिकात्व सिद्धांत का मतलब क्या है? केशिकाओं के द्वारा, केशिकाओं के द्वारा। और केशिकाओं मैंने इसके बारे में क्या पढ़ाया था? कैपिलरीज। क्या पढ़ाया था? कैपिलरीज बताया था। ये वो बाल सदृश्य सूक्ष्म बालों के जैसी संरचनाएं, केशिकाएं कहां मिलेंगी? मूल रोमों के ऊपर पाई जा रही। कहां पाई जा रही है? तो एक प्रकार से सत्यता की जांच के लिए भौतिक बल सिद्धांत की बात करते हैं तो केशिकात्व सिद्धांत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अभी तक सारे सिर्फ दाब के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बंदा आया जिसने बताया कि केशिकाएं जो होती हैं वो इस कार्य की प्रणाली के अंदर सहायक होती है। अगला टॉपिक कौन सा आएगा? वाष्पोत्सर्जन ससंजन बल सिद्धांत, डी सिद्धांत। 1 2 3 4। अब सुने ध्यान से। 3 थ्योरी पढ़ी आपने। नंबर 1 पे जैविक बल सिद्धांत। इसके प्रतिपादक 3 बंदे थे। पहले का नाम था गॉर्डलेवस्की, दूसरे का नाम था जेसी बॉस, तीसरे का नाम था स्टार्सबर्गर। फिर आया मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत के बारे में प्रिस्टले ने बताया। मूल दाब शब्द स्टीफन हेल्स ने बताया। मूल दाब के बारे में कि जड़ें जो होती हैं वो लगातार दाब लगाती हैं, उसके विभिन्न परिणाम प्राप्त हुए। वाष्पोत्सर्जन प्राप्त हुआ, बिंदु स्रावण प्राप्त हुआ, रस स्रावण प्राप्त हुआ। तीसरी थ्योरी, बड़ी थ्योरी कौन सी आई थी? भौतिक बल सिद्धांत के बारे में। भौतिक बल सिद्धांत के बारे में पहला सिद्धांत किसका था? वायुमंडलीय दाब सिद्धांत, बोहेम का। दूसरा था अंतःचूषण सिद्धांत, वॉन सेक्स का। तीसरा था केशिकात्व सिद्धांत, बोहेम का। केशिकात्व के लिए बोहेम कहता है कि जाइलम की वाहिका और वाहिनिका दोनों काम करती हैं। चौथा सिद्धांत जो आप पढ़ने जा रहे हो, वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन बल सिद्धांत। अभी तक के समस्त सिद्धांतों में सर्वमान्य, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा सिद्धांत है? ये सिद्धांत है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। ये कहता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल ऊपर गया, मूल दाब द्वारा जल अंदर आया। ये जल ऊपर की ओर खिंच रहा है, आकर्षित हो रहा है, आकर्षण के द्वारा ये बाहर निकल रहा है। इस प्रक्रिया में क्या काम आ रही है? ससंजन बल सिद्धांत काम करता है। प्रतिपादक कौन है इसके? डिक्सन और जॉली। प्रश्न कैसे आएगा? डिक्सन व जॉली का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? जैविक बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत या भौतिक बल सिद्धांत? सिद्धांत का नाम क्या है? वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन बल सिद्धांत। ससंजन और असंजन बल कहां लगते हैं? हाँ, जाइलम खींच रहा पानी, जाइलम पानी ले रहे हैं, जाइलम के अंदर जल का स्तर। और पहले तो होती है जल की धारा, कि जल की धारा जो लगातार ऊपर की ओर बनी हुई है। फिर वो जल जाइलम की कौन सी भित्ति के साथ में टकरा रहा है, वहां उन दोनों के बीच में लगने वाला बल, इसको क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन बल सिद्धांत। डिक्सन और जॉली ने दिया था। जल के अणुओं के मध्य कौन सा बल लगता है? ससंजन। चित्र देखो, ये बेटा जाइलम की भित्ति है।
कौन सी संरचना है ये, वाहिका या वाहिनिका? वाहिका, ये वाहिका है। अब इसमें ये जा रहा है पानी, क्या जा रहा है बेटा? ये पानी जा रहा है, ये पानी का फ्लो हो रहा है, ये पानी जा रहा है इसके। अब पानी ऐसे जा रहा है, H2 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 इस तरीके से। ये जल के अणु है बेटा, सारे आपस में क्या है बेटा, ये चिपके हुए हैं, तभी तो जल की धारा रहेगी पानी की। ये पानी की धारा है बेटा, ये पानी की धारा। तो जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है बेटा? कौन सा बल होता है? ससंजन बल। ये जल के अणु है, मान लो ये जल के अणु है, ये जल के अणु है, जल की धारा है, जल की धारा है। और ये क्या है? ये क्या है? ये वाहिका की क्या है बेटा? ये क्या है? ये भित्ति है। तो जल के अणुओं का इसके साथ में संबंध है, ये वाला संबंध, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आसंजन सिद्धांत। क्या बोलेंगे? आसंजन सिद्धांत। तो क्वेश्चन आया, डिक्सन और जॉली ने क्या बताया कि जाइलम के अंदर वाहिका में जो जल खींचा जा रहा है, जल की धारा के मध्य लगने वाला बल ससंजन, और जल धारा और जाइलम की भित्ति के बीच में लगने वाला जो बल है उसको क्या बोलेंगे? आसंजन बल बोलेंगे। क्लियर हुआ टॉपिक? जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल लगता है, और जल के अणु यानी कि जल धारा और जाइलम की भित्ति के बीच में लगने वाला बल कौन सा है? आसंजन बल लगता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जल स्तंभ बनता है। क्या बनता है बेटा? जल स्तंभ का मतलब क्या है कि ये धारा कभी टूटती नहीं है, ये धारा कभी टूटती नहीं है। क्लियर हो गया? ये धारा कब टूटेगी? जब आपने उसके ऊपर घास वाली स्प्रे कर दी, जड़ गलन रोक कर दिया। अब नीचे या कोई जड़ गलन कीड़ा लग जाए, कोई कवक लग जाए, वो क्या करेगी? वो नीचे से जड़ों को क्या कर देगी? खोखला कर देगी। जैसे ही खोखला किया, जड़ के अंदर मूल रोमों ने कार्य करना बंद कर दिया, मूल दाव खत्म हो गया, ऊपर की ओर बनने वाला जल स्तंभ भी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। डैमेज होते ही पादप विनाश की ओर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? ये सिद्धांत किसका है? बाष्पोत्सर्जन ससंजन बल सिद्धांत डिक्सन एंड जॉली का है। सर्वमान्य, सर्व फेमस, सबसे प्रसिद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, कितने टॉपिक है बेटा ये? ओके, आज का जो हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा, वो कौन सा रहेगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करवाने से पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखिए, प्रकाश संश्लेषण से पूर्व अपने छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक में बताता हूं आपको मैं भी इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक क्वेश्चन अभी आपका तैयार हो जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, जैविक बल पे आए। जैविक बल के सिद्धांत कितने हैं बेटा? कितने सिद्धांत हैं? 3। पहला कौन है? गॉड लेवेस्की का। दूसरा कौन सा है? जेसी बॉस। तीसरा कौन सा है? स्टार्स बर्गर की थ्योरी। तो ये तीनों के तीनों सिद्धांत जो है बेटा, वो किस श्रेणी में आते हैं? जैविक बल सिद्धांत में आते हैं। बेटा दूसरा पार्ट हमारा कौन सा था? मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था बेटा? प्रिस्टले ने। नामकरण किसने किया था मूल दाब का? इसमें आ जाएगा आपके पास में नामकरण आ जाएगा। उसके बाद में आप इसकी खोज के बारे में बता सकते हो, उसके बारे में आप इसकी मापन इकाई के बारे में बता सकते हो, उसके बारे में आप इसका आयतन बता सकते हो भी, या इसका वॉल्यूम वगैरह, या क्या इसका मान क्या रहेगा। तीसरा पार्ट कौन सा आता है बेटा? भौतिक जैव बल सिद्धांत या बल सिद्धांत? कोई बात नहीं, बस आप नाम याद रखें, आगे भौतिक लिखा हुआ है। भौतिक के अंदर कौन से पार्ट आएंगे? भौतिक के अंदर हमारे कितने वैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाएगा? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले से उनका नाम बताओ। पहला कौन सा था? बोहेम का। बोहेम ने क्या बताया था बेटा? वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। वायुमंडलीय
दाब इस सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। ये एटीएम का जिक्र करता है, इसका जिक्र करता है, ये एटीएम का जिक्र करता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक एटीएम का मतलब होता है 10 मीटर तक, दो एटीएम का मतलब 20 मीटर तक का बोहेम का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत किसका था बेटा? वॉन सिट्स का सिद्धांत कौन सा था? अंतः क्वेश्चन थ्योरी। तीसरा कौन सा था? तीसरे नंबर पे फिर बोहेम आ गया। कौन सी थ्योरी कहता है? सकिंग प्रेशर भी कहते हैं, सकिंग प्रेशर भी कहते हैं, और इसको एसपी के नाम से भी जानते हैं। एसपी को आप डीपीडी के नाम से भी जान सकते हो, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। ठीक है बेटा। तीसरा सिद्धांत कौन है? बोहेम के कितने सिद्धांत है यहाँ पे? पहला वायुमंडलीय दाब सिद्धांत क्या? दूसरे का नाम क्या है? हाँ जी, केशकात्तव सिद्धांत आ जाएगा यहाँ पे, कैपिलरी का नाम आ जाएगा केशकात्तव, केशकात्तव थ्योरी आ जाएगी। ये भी सर्वमान्य थी, मूल रोमों के ऊपर आधारित थी। और चौथे नंबर पे बात आया बेटा डिक्सन एंड जॉली, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन बल सिद्धांत, ससंजन बल सिद्धांत। ये लगातार जाइलम की वाहिकाओं में जल स्तंभ बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत सहायक है? कौन सा सिद्धांत ये सहायक है? ये चारों सिद्धांत जो है वो कौन से सिद्धांत को बताते हैं? जैविक बल को, मूल दाब को, या भौतिक बल को? भौतिक बल को बताते हैं। ये इसके अंतिम प्रश्न है, याद रखना, भूल मत जाना। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में भूतपूर्व छोटी छोटी क्लासों के अंदर छोटे मोटे पार्ट्स आपने इसके बारे में पढ़े हो। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में जिन जिन पदार्थों का संश्लेषण होगा, जो बनेंगे भोजन के रूप में, जो बनेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी कार्यकी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सर्वाधिक पादप का कौन सा भाग जो होता है वो प्रभावित होता है? हम बोलेंगे पादप के वायवीय भाग प्रभावित होते हैं। वायवीय भागों के अंदर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रभाव कौन सा आएगा? लीफ के ऊपर, पादप की पत्तियों के ऊपर, या कह सकता हूं कि पादप के वे भाग जहां पे आंशिक या अत्यधिक मात्रा में क्लोरोफिल की उपस्थिति प्रदर्शित हो रही है। जहां क्लोरोफिल मिलेगा, हरित लवक मिलेगा, वही भाग क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर भाग लेंगे। कुछ प्रयोग है छोटे छोटे, इन प्रयोगों के ऊपर अक्सर क्वेश्चनों में आता है, आप समझते जाना और करते जाना। सबसे पहला प्रयोग किसका बेटा? जोसेफ प्रिस्टले। छोटी सी कहानी बता ही देता हूं आपको, वहां मैंने छोड़ी थी, यहां पकड़ लेते हैं। इस प्रयोग का नाम क्या है? बेल जार। बेटा सपोज करो ये धरातल है, इसके ऊपर ये एक बेल जार पड़ा हुआ है, कांच का बेल जार है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे चल रहा है, लग रहा है इसके ऊपर। अब इसके अंदर एक मेरे पास में क्या है? गमला है, गमले में एक बेटा यहाँ पे क्या है? पौधा पड़ा हुआ है। एक यहाँ पे बेटा मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। और एक बेटा यहाँ पे चूहा है, ये लो, ये चूहा है, ठीक है। हाँ? क्या? ये चूहा इसके अंदर है, ठीक है, मान लो ये चूहा है यहाँ। अब ये मोमबत्ती जल रही है, सूर्य का प्रकाश भी है, पौधा भी है, चूहा मरेगा या जीवित रहेगा? क्यों? क्योंकि मोमबत्ती की जितनी भी CO2 जो है वो कौन ग्रहण कर रहा है? पादप। पादप क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन ले रहा है? चूहा। सपोज करो मैंने गमला बाहर निकाल दिया यहां से, अब
अब चूहा मर जाएगा। कारण ये हुआ कि इस जार के अंदर हरे पादप को हटा देने पर गैसों का विनिमय बाधित हो गया। CO2 अंदर की अंदर रही। चूहे ने जितनी ऑक्सीजन बेचारे में थी वो सांस सूस लेके खत्म कर ली। अब चूहे की वो ऑक्सीजन उसकी विभिन्न कोशिकाओं के माध्यम से खपत हो चुकी है। CO2 का भंडार अधिक होने के कारण चूहे की यहाँ पे हत्या हो गई। सुनिए बात ध्यान से। तो अब इसी को क्या बोलते हैं, जोसेफ प्रेस्ले का बेल जार प्रयोग। इसने हरे पौधे को लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि अगर पादप हरे होंगे तो वायुमंडलीय CO2 और O2 का आदान प्रदान सही तरीके से चलेगा, समस्त जीव जीवित रहेंगे। CO2 जो जीव निकालेंगे पादप ग्रहण करेंगे, पादप देंगे O2 जिसका हम उपभोग करेंगे। ये बेल जार प्रयोग किसका था, जोसेफ प्रेस्ले का था। ये किस बात को सिद्ध करता है, गैस या विनिमय की प्रक्रिया को सिद्ध करता है। जैसा लिखा आपने वैसे याद करना है इसको। जोसेफ प्रेस्ले का प्रयोग का नाम बताओ, बेल जार प्रयोग। बेल जार प्रयोग किसके लिए किया गया था, गैसीय विनिमय। प्रयुक्त माध्यम में क्या क्या थे, मोमबत्ती, चूहा और ग्रीन प्लांट और बेल जार और सनलाइट, ये भी होनी चाहिए। नंबर 2 पे कौन आता है, जॉर्ज इंजेनहाउस। कौन आता है बेटा, जॉर्ज इंजेनहाउस। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्लस हरा रंग, हरा रंग मतलब हरे वर्ण का सबसे बड़ा रोल होता है। बात समझ में आई। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें प्रकाश भी चाहिए और पादपों के अंदर क्लोरोफिल या हरित लवक भी चाहिए। ये दोनों चीजों के बारे में कौन से बंदे ने सबसे पहले प्रकाश डाला था, जॉर्ज इंजेनहाउस ने। इसने कहा था सबसे पहले कि हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए और सूर्य के प्रकाश के लिए पादप की ऐसी संरचनाएं चाहिए जहां पे क्लोरोफिल या हरित लवक उपस्थित। कंफर्म हुआ बेटा। तीसरा लाइन क्या है, जूलियस वॉन सेट्स। जूलियस वॉन सेट्स क्या कहता है कि जब यदि ऐसा होगा, जब ऊपर वाला सिस्टम होगा तो किसका उत्पादन होगा, भोजन का। किसका उत्पादन होगा, भोजन का। किसका संग्रहण होगा, किसका संग्रहण होगा, भोजन किसका बनेगा, ग्लूकोज का भोजन बनेगा। इसको कौन ग्रहण करेंगे, स्वयंपोषी या परपोषी, परपोषी। पौधा स्वयं क्या है, पादप खुद क्या है और हम क्या हैं, हम कौन सा भोजन ग्रहण करेंगे, ये ग्रहण करेंगे। बात समझ में आई। अगला कौन आ गया, वॉन नील। वॉन नील अभी तक तीनों प्रयोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वॉन नील पे आता है। क्यों, वॉन नील कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन, पौधे जो है CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन जो छोड़ रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहां से मिली पौधे को, ये ऑक्सीजन पौधे ने कहां से निकाली है, CO2 के अणु से निकाली है कि जल के अणु से निकाली है। क्या बोलेंगे, जल से आती है, न कि CO2 से। चलता हूं मैं थोड़ी इक्वेशन बताता हूं। ये सारा वायुमंडल है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट। क्या बोलेंगे बेटा, सनलाइट। ये CO2 कहां से आई, कहां से ली गई बेटा CO2, ये वायुमंडल से ली गई। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हम सारे जीव क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। ये CO2 कहां से आई, ये जल कहां से आया, अरे कहां से आया, जड़ों द्वारा जल ग्रहण किया गया। कौन हेल्प करेंगे, मूल रोग। कौन हेल्प करेगा, जाइलम। क्या बनेगा, जल स्तंभ। कहां की ओर, ऊपर की ओर। दोनों मिले प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना, C6H12O6 प्लस 6O2। अरे क्या लिख दिया, 6O2। ये तो क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, ये बन गया ग्लूकोज। इसको किस रूप में प्रयोग कर सकते हो, भोजन के रूप में। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्लूकोज ही बनता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, क्या बनता है, वो तो हमने बनाया है, वो तो हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया, भी ये चीज हमें बचती है, हम खा लेंगे। सर डोज थोड़ी खाओगे, वो जानवर खाएंगे। कौन खाएंगे, पशु खाएंगे। क्यों, क्योंकि वो र्यूमिनेंट एनिमल है,
उनमें ह्यूमन माइक्रोबायोलॉजी पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ह्यूमन मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं, वो सेलुलोज को तोड़कर क्या कर देते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं इसके रूप में। जब वो दूध देगी उसमें क्या है, क्लियर है, सरल कार्बोहाइड्रेट आ रहा है हमारे पास में। ओके, तो ये भोजन बन रहा है, ऑक्सीजन ये निकल रही है, ये किसमें प्रयुक्त होगी बेटा, अरे किसमें प्रयुक्त होगी बेटा, ये श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त होगी। क्वेश्चन आ रहा है, वॉन नील कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन के साथ में जो ऑक्सीजन गैस हमारे श्वसन के लिए प्रयुक्त हो रही है, तुम चेक करा के आओ तुम्हारे फंगस इन्फेक्शन है या तुम कभी तो ईमान क्लास लगा लिएगा। नहीं, पैन उठाने में उस साथ वाला चीज ही क्यों कर रहा है, उसके चुप गया, ठीक है, ऐसे मत किया करो। भोजन बना, भोजन के साथ में क्या प्रयुक्त हुआ बेटा, ऑक्सीजन गैस निकली। ये ऑक्सीजन गैस कहां से निकल रही है बेटा, यहां से। ये ऑक्सीजन जो है ये हमें कहां से प्राप्त हो रही है, जल के अणु से हमें श्वसन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निकलती है। ये कथन किसका है, ये वॉन नील का है। किसका कथन है बेटा, ये वॉन नील का कथन, कंफर्म रहेगा। वॉन नील, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन जल के अणु से आती है, न कि CO2 के अणु से। ये कथन किसका है, वॉन नील का। अगला क्वेश्चन क्या लिखोगे, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट सुस्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आएगा, सुस्पष्ट श्रम विभाजन किस कोशिकांग में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। दोबारा बता रहा हूं, चौथा प्रश्न ले, बेलजार प्रयोग गैसीय विनिमय के लिए। जॉर्ज इंजनहाउस प्रकाश और हरे रंग का महत्व बताया इसने। जूलियस वॉन सेट्स ने खाद्य पदार्थ, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसने बताया कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में बनती है। वॉन नील क्या बता रहा है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल के अणु से आती है, CO2 के अणु से प्राप्त नहीं होती। क्वेश्चन क्या आएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किस अणु से प्राप्त की जाती है, जल से, CO2 से, और किसी पदार्थ से, और किसी पदार्थ से, तो क्या बोलोगे, जल से प्राप्त होती है। आगे चलता हूं, हाँ अब देखो, प्रकाश संश्लेषण के बारे में यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, क्या बोलोगे इसका, क्या कथन कहोगे इसके लिए, ये रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है या कोई और प्रक्रिया है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, फिजियो केमिकल मेथड होता है। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, या हम इसको प्रकाश जैविक रासायनिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, प्रकाश जैविक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें अकार्बनिक कच्चा पदार्थ, क्या चीज है ये लो जी, अकार्बनिक कच्चा पदार्थ। ये अकार्बनिक कच्चा पदार्थ क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अकार्बनिक कच्चा पदार्थ क्या होता है, इसे बोलें। ये वायुमंडल से, ये जल से, ये हमारे पास में रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ से प्रकाश की उपस्थिति में और वर्णकों की उपस्थिति में क्या बनेगा बेटा, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। मेन कौन बना, मुख्य खाद्य पदार्थ कौन बना, जो भी बोल दो आप, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ग्लूकोज बड़ा अणु हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, ये समस्त पदार्थ जो होता है बेटा, इसको अपने क्या बोलेंगे, मुख्य पदार्थ। और यदि हम बोलेंगे सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होती है, तो ये है सह उत्पाद के रूप में। ये क्वेश्चन ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बनने वाला भोजन मुख्य उत्पाद है, भोजन के साथ में प्रयुक्त निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो क्या है, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपने प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पादपों के द्वारा संपन्न हो रही है, हरे पादपों के द्वारा संपन्न हो रही है। हरे पादपों के अंदर क्यों संपन्न हो रही है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जा रही है। प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो स्टीफन हेल्स, कौन है बेटा ये, स्टीफन हेल्स। प्रिस्टले ने क्या खोज की थी, O2 की खोज की थी, कौन से प्रयोग से, बेलजार प्रयोग से। कौन से प्रयोग से,
बेल जार प्रयोग से। ये प्रक्रिया तो दे दी किसने बेटा? स्टीफन हेल्स ने। इस प्रक्रिया को बेल जार प्रयोग के अंदर चूहे को जीवित रखने के लिए जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति देखी गई वो किसने की थी बेटा? बेल जार प्रयोग जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा किया। क्रम समझा रहा सारा का? हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण के वर्णक है, मोस्टली तौर पे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो हरे वर्णक होंगे उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन? हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो रंगीन वर्णक होंगे इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? इन्हें बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। और जो रंगहीन वर्णक होंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट पादप के कौन से भागों में पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन संग्रहण के लिए हो सकते हैं वगैरह वगैरह। रंगहीन वर्णक, रंगहीन वर्णक किसमें पाए जाएंगे? पादप के पुष्पों के अंदर, है ना, कलियों के अंदर, या जो चीजें परागण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है, परागण के लिए जिम्मेदार होती है, वहां पे कौन मिलेंगे? रंगीन वर्णक। अगर बात करेंगे अपने ग्रीन की, तो ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं बेटा वो कहां काम आ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त हो रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण जो वर्णक होते हैं, वर्णक को क्या बोलेंगे? ये एक अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अवशोषण का। किसका अवशोषण कर रहे हैं? किसका अवशोषण कर रहे हैं बेटा? ये प्रकाश का। प्रकाश का अवशोषण करने वाले वर्णक क्या बोलेंगे? अवशोषी वर्णक। दो हमारे पास में उत्पाद है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट हैं। ये आपके पेपर के अंदर आ जा सकते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। कार्बन की मात्रा यहाँ कितनी है, इसमें कितनी है? बराबर है। यहाँ कार्बन की मात्रा कितनी है? 72। नीचे वाले में 70। कितनी मात्रा यहाँ पे? 70। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 5। यहाँ कितने हैं इसके? 6। बाकी सब सेम। नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है। कन्फर्म? ये क्लोरोफिल ए और बी का सूत्र है। क्लोरोफिल ए और बी का सूत्र है। ए का फॉर्मूला क्या बोला जाएगा? कार्बन 55, H72, O5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन दोनों में प्रयुक्त किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आयन क्या होता है बेटा? इसका केंद्रीय परमाणु है। इसका क्लोरोफिल अणु का, हरित लवक के एक अणु का केंद्रीय परमाणु क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, तो ये इसके दो के दो फॉर्मूले, दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, कभी इससे बाहर नहीं गया आज तक। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के अंदर क्या पाया जा रहा है? मैथिल ग्रुप पाया जा रहा है। और क्लोरोफिल बी के अंदर क्या मिल रहा है? ठीक है, दो ग्रुप इसके अंदर पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर। दोनों में यदि क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रयुक्त होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला वर्णक है। फॉर्मूला क्या रहेगा? C55, H72, O5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम आयन। नीचे वाले के अंदर क्या रहेगा? बी के अंदर जहां हाइड्रोजन 72 था वहां ये 70 हो गया, जहां ऑक्सीजन 5 थी यहां 6 हो गई। क्लियर रहेगा? दो अणुओं के बारे में इस प्रश्न के अंदर सूत्र जो है आज तक जेट के पेपरों में पूछे गए हैं। ए और बी के बारे में आता है क्वेश्चन। अब बात आती है क्लोरोफिल अणु की। क्लोरोफिल अणु चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जो मर्जी अणु ले लो आप इसका। क्लोरोफिल ए के या क्लोरोफिल कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसके दो भाग पाए जा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक फॉर्मूला है पूरा, इस फॉर्मूल का एक अग्र सिरा, एक इसका पश्च सिरा, और एक इसका केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है बेटा यहां पे? अब देखो, शीर्ष सिर भाग जो होगा इसको अपने क्या बोलेंगे? पोरफायरिन बल है। क्या बोलेंगे? पोरफायरिन बल है। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? फाइटोल बल है। ऊपर वाला कौन सा हो गया? पोरफायरिन। नीचे वाला कौन सा हो गया? फाइटोल बल है। अब एक बात और बताऊंगा, मैग्नीशियम आयन जहां जहां पाया जाएगा वहां वहां मैग्नीज आयन के द्वारा चारों ओर से ये घिरा हुआ रहेगा। उनकी बात ध्यान से, मैग्नीज आयन के द्वारा ये घिरा हुआ रहेगा। किसी भी क्लोरोफिल अणु का जो शीर्ष भाग होता है जिसको अपने पोरफायरिन भाग कहते हैं, यहाँ पे 4 पायरोल बलें पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी?
4 पायरोल वलय पाई जाती है। और जितने भी वहां पे जो अणु पाए जाएंगे, जो 4 पायरोल वलय के जो अणु होंगे, उनमें कौन सा गुण होगा? जल स्नेही गुण होगा। कौन सा होगा बेटा? जल रागी, जल स्नेही गुण होगा। उच्च भाग में जहां फाइटोल वलय पाई जा रही है, फाइटोल वलय के अंदर पाए जाने वाले जो अणु होंगे वो कैसे होंगे बेटा? जल विरागी हाइड्रोफोबिक प्रवृत्ति के होंगे। 2 प्रवृत्तियां इनकी याद रखिए। आज का टॉपिक इतना है, क्योंकि पता क्यों, अब आगे टॉपिक जो है यहां से नहीं पढ़ाना आपने, आगे टॉपिक में डिस्क्राइब करवाऊंगा। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, अभी बहुत कुछ बताने वाला है क्लोरोफिल के अंदर, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको पढ़ें। कल हम टॉपिक करवाएंगे इससे आगे का टॉपिक। आज कुछ लाइट की वजह से मुझे क्लासें थोड़ी लिमिटेड लेनी पड़ेंगी, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का शुक्रिया, सभी का धन्यवाद।